हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सेल्फ IQ जोन। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ बहुत ही अच्छे पोस्टों के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं जो कि बिहार CGL के अंडर आनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ एलिजिबिलिटी हैं जो बाकियों से इसे डिफरेंट बनाती हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या हैं एलिजिबिलिटी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में मैं इस पोस्ट को लेकर के क्या क्या इसके एग्ज़ाम पैटर्न हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, पोस्ट के नाम क्या हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला हूँ। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट। माय नेम इज़ कर्मवीर कौशिक, मनमोहन सिन्हा एज ऑन सर्टिफिकेट्स। तो आप मुझसे चाहें तो इन हैंडल्स पर मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम ID देख सकते हैं, ये टेलीग्राम है, और आप मुझे यदि ईमेल करना चाहते हैं तो studentzone.go@gmail.com ये हमारी ईमेल ID है। आप मुझसे यहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं, और सबसे आसान तरीका है कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कुछ भी पूछें, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का जवाब मैं दे पाऊँ। तो चलिए इस पोस्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, और एवरीथिंग वाट एवर विल बी नीडेड वी विल डिस्कस। सबसे पहले मैं आपको इस पोस्ट का जो एक रफ़ आइडिया है वो मैं दे देता हूँ। उसके बाद इसकी जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उससे होकर के मैं आपको गो थ्रू करवाऊँगा। तो बेसिकली दो पोस्ट हैं इसमें, SSO यानी कि सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, और BSO ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसमें स्टैटिस्टिक दिख तो रहा है, लेकिन जब इसके पैटर्न को आप देखेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न को, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसे आपको डरने की ज़रूरत है। ठीक है, सो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म के अप्लाई होने की जो डेट है वो है 1 अप्रैल से 19 अप्रैल। तो आप 1 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। जैसे कि यदि आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, या फिर आप EWS कम्युनिटी से हैं, वटेवर, SC ST, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मेक श्योर करें कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रखे हैं। यदि नहीं किए हैं तो अभी आपके पास 19-20 दिन का टाइम है, आप कर लें। पेमेंट फ़ी करने की जो लास्ट डेट है वो 21 अप्रैल है, यानी कि लास्ट डेट के जस्ट आफ्टर 2 डेज़। ओके, और एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी इंटीमेट नहीं किया गया है। तो जैसे ही एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया जाता है तो आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। इसमें कुछ एज लिमिट्स दे रखे हैं, जैसे कि आपकी जो एज काउंट की जाएगी, आपकी जो एज है वो इस पोस्ट के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपकी एज जो है मिनिमम 21 साल हो चुकी हो। यदि आप इससे कम के हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो एज लिमिट जो आपकी काउंट की जाएगी वो 1 अगस्त 2024 से, यानी कि 1 अगस्त 2024 तक आप 21 साल के हो चुके हों, ये आपको ध्यान में रखनी है। और मेल और फीमेल के लिए इसमें एज का जो लिमिटेशन दे रखा है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। 21 से लेकर के 37 तक है। 21 से 37 किसके लिए है? मेल जो कि जनरल और EWS वगैरह हैं उनके लिए 21 से 37 साल के हैं। फीमेल जो हैं जनरल वालों के, उसके लिए 21 से 40 है। मेल और फीमेल OBC या EBC, क्योंकि OBC तो सेंट्रल में होता है, लेकिन बिहार में 2 कम्युनिटी में बढ़ जाता है, एक BC कहलाते हैं और एक EBC हो जाते हैं। तो BC और EBC वालों के लिए जो भी है वो 21 से 40 है, और फीमेल्स के लिए SC ST कम्युनिटी उनके लिए 21 से 42 है। इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन है जो कि बिहार में जो पहले से बिहार कर्मचारी हैं जो कि बिहार सरकार के अंडर में जो काम करते हैं उसके लिए भी कुछ एज रिलैक्सेशन की बात कही गई है, जो कि हम लोग इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें अच्छे से जान। इसके पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल 682 पोस्ट्स हैं। तो 682 पोस्टों पर इसकी वैकेंसी निकली हुई है, और सारे पोस्ट को मैं डिटेल में बताऊंगा आगे कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा। और इसमें जितने भी पोस्ट हैं सारे के सारे लेवल 7 के हैं। तो ये बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही शानदार जॉब है। यदि आपको कोई भी जॉब मिलती है ऐसे
विदाउट इंटरव्यू वाले, तो उसमें लेवल 7 को आप एकदम टॉप पे रख सकते हैं। लेवल 7 जैसे एसएससी सीजीएल के थ्रू आप जाते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरीज में काउंट किया जाता है, क्योंकि सबसे ऊपर तो लेवल 7 ही आता है। उसके बाद क्योंकि पहले लेवल 8 आया करता था AA पोस्ट के लिए, अब उसे हटा दिया गया है। तो अभी सबसे ऊपर एसएससी सीजीएल के थ्रू भी यदि कोई मिलती है तो वो है लेवल 7, और उसमें आपको कहीं भी ऑल इंडिया पोस्टिंग मिल जाती है। बेसिकली दिल्ली के आसपास रहता है एएसओ वगैरह। लेकिन यदि आप बिहार से हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें आपको सीधा होम स्टेट ही मिलेगी पोस्टिंग। आपकी पोस्टिंग होम स्टेट होगी, आपको सचिवालय मिलेगा, और ऑफ कोर्स 4600 जीबी ये काफ़ी ल्यूक्रेटिव है, देख के अच्छा लग रहा है। मतलब समझ लीजिए तो पैसा ही पैसा। और भी बहुत सारे आप मतलब सिर्फ पैसा ही वो प्रायोरिटी पे नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको बाकियों से अलग करेंगी। वो फैसिलिटी होंगी जो आपको एकदम प्रीमियम वाला, मतलब आपकी लाइफ चेंज कर देनी है, बिल्कुल ही आपकी लाइफ चेंज कर देगी ये। तो वन ऑफ द एकदम फाइन वाली है। मैं बताते हुए ब्लश कर रहा हूँ कि इतनी अच्छी जॉब है। समझ रहे हैं, मैं वहाँ नहीं हूँ तो मैं फील कर रहा हूँ ना कि क्या रही होगी। इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए क्या क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव ए ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो आप इस पोस्ट के लिए तभी एलिजिबल हो पाएंगे, आप इसके लिए तभी अप्लाई कर पाएंगे यदि आपकी ग्रेजुएशन में एटलीस्ट इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट रहे हों। ठीक है, या तो आपने इसे ग्रेजुएशन ही कर रखी हो मेन सब्जेक्ट के तौर पर, या फिर एज ए सब्जेक्ट के रूप में आपने इसे ऑप्शनल के रूप में या फिर एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में इसे आप चूज़ किया हो। क्या क्या है वो 3 सब्जेक्ट, या तो इकोनॉमिक्स हो, या फिर मैथमेटिक्स, या फिर स्टैटिस्टिक्स। इन तीनों में से कोई एक ही यदि है और किसी एक सब्जेक्ट के तौर पर भी आपने यदि रखा हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। यदि इसके फॉर्म फ़ी की बात कर लें तो जो कि बीसी और ईबीसी और भी जो यूआर हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उनके लिए 540 रुपये का है। और जो भी है बाकी सारे कैटेगरीज बीसी ईबीसी और बाकी सारे एससी एसटी कम्युनिटी और पीएच के लिए 135 रुपये का है। और फीमेल्स के लिए जो भी हैं ऑल कैटेगरी फीमेल्स, आप यूआर हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फीमेल के लिए 135 रुपये का चार्ज है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। और ये ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन मोड से किया जा सकता है, आप फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम पैटर्न, तो मैं इसे अच्छे से डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न्स को जब मैंने देख रहा था तो बहुत सारे वेबसाइट्स पे गलत दे रखा है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे लिखा हुआ है 100 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसा ही कुछ कुछ उल्टा पुल्टा लिख रखा है, 2 घंटे का टाइम है। तो ये सारी चीज़ें गलत है, मैं क्लियर करने देना चाह रहा हूँ पहले ही, ये सारी चीज़ें गलत हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी जगहों से देखा, नोटिफिकेशन भी पढ़ा, प्रीवियस ईयर भी चेक किया, तब मुझे पता चला कि टोटल क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वो है 150 है। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 600 मार्क्स होंगे। टाइम जो इसके लिए आपको दिया जाएगा 2 घंटे 15 मिनट, यानी कि 135 मिनट का आपको टाइम ड्यूरेशन होगा, 600 मार्क्स। और इसमें मार्किंग का जो मेथड है, हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपका काटा जाएगा। तो क्योंकि इससे देखेंगे 15 चौके यानी कि 600 मार्क्स हो गए, और हर एक नेगेटिव मार्किंग की जो है 1 की है नेगेटिव मार्किंग। इसका जो मीडियम रहेगा हिंदी और इंग्लिश, आप जो भी चूज़ करना चाहें दोनों में से कोई एक चूज कर लेंगे। लेकिन यदि इन केस किसी भी क्वेश्चन का आंसर या फिर टाइपिंग वगैरह रॉन्ग होता है तो आपका मेन हो जाएगा इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है वो आपका प्रायोरिटी हो। तो मैं आपको वैकेंसी एक बार फिर से डिटेल में दिखा दे रहा हूँ कि किस में कितने सारे वैकेंसीज हैं किसके लिए। तो बिहार सरकार में 35% जो होता है महिलाओं के लिए कोटा रिजर्व होता है, वो हमें पता ही है। तो 35% छोड़ दीजिए, 682 का 35% 231, तो ये हटा दीजिए एक तरह से। तो यदि देखें यूआर के लिए 313 पोस्ट हैं, जिसमें से
महिलाओं के लिए 110। उसके बाद SC कम्युनिटी के लिए 98 है और उसमें से महिलाओं के लिए 34। ST के लिए 7 पोस्ट हैं और इसमें महिलाओं के लिए 2। EBC पहले हुआ करता था BC1 और BC2, तो अब तो BC1 BC2 नहीं होता है, अभी होता है सिर्फ BC और EBC। बिहार में जो भी वैकेंसीज आते हैं, जो भी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होती है, उनका नोटिफिकेशन इतने शुद्ध हिंदी में लिखा होता है कि समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी दिक्कत हुई जब ये वाले नोटिफिकेशन को मैं पढ़ रहा था। तो यहाँ पर जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ये EBC के लिए है। तो EBC वालों के लिए जो है टोटल 112 पोस्ट हैं, जिनमें से महिलाओं के लिए 39 रिजर्व्ड हैं। BC के लिए है 62, जिसमें से 22 हैं। उसके बाद पिछले वर्ग की जो पिछड़ा वर्ग जो है यहाँ पर अलग करके रखा हुआ है। पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, इन दोनों के लिए अलग अलग दे रखा है 62 और 22। थोड़ा यहाँ पे क्लियर नहीं किया है, यही 22 देखिए यहाँ भी लिख रखा है, यहाँ भी लिख रखा है। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है इसके नोटिफिकेशन में। उसके बाद आर्थिक रूप से जो EWS है, EWS वालों के लिए टोटल 68 हैं, 68 पोस्ट हैं। महिलाओं के लिए उसमें रिजर्व हैं 24। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं 682 हैं और महिलाओं के लिए टोटल रिजर्व 231। एक नज़र इसके नोटिफिकेशन पर भी डाल देते हैं। तो इस पोस्ट का हिंदी में जो नाम है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। तो ज़्यादा हिंदी नहीं पढ़ना है, कन्फ्यूज हो जाइएगा। आप देख सकते हैं ये लेवल 7 की पोस्ट है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज थे कि ये कौन सी पोस्ट है, लेवल 6 बोल रहे थे, नहीं, लेकिन ये लेवल 7 की पोस्ट है। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स जो मैंने आपको पहले ही दिखा रखे हैं। इसमें एज लिमिट वो मैंने बोला था 1 अगस्त 2024 से है, वो भी मेंशन किया हुआ है। और हाँ, यहाँ पर जो है एज लिमिट ये भी तो मैंने बता ही दिया था कि UR वालों के 37 है, OBC जो भी हैं उनके लिए 40 है और SC ST के लिए 42 है। दिव्यांग जो भी हैं उसके लिए 10 वर्ष की अतिरिक्त दे रखी है सीमा। और यदि आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक किए जाएंगे तो वो कहाँ से होंगे वैलिड, या तो आपके मैट्रिकुलेशन के जो सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट, या फिर आपके जो सर्टिफिकेट हैं वही, या तो मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, वहीं से आपके वो सही माने जाएंगे और कहीं से नहीं, क्योंकि वहीं से आपका किसी भी चीज़ में वहीं से आपका चेक किया जाता है। इसमें एक और चीज़ मेंशन कर रखी है, ये थोड़ा उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर मैं बता देना चाहूँगा। ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा जो पहले से बिहार सरकार के अंडर में काम करते होंगे, जो कि बिहार गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय रहे होंगे, अभी होंगे, उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बेसिकली ये उसी के लिए होगा जो इस तरह के डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, जैसे SSO या BSO के अंडर में वाले जो भी ऑफिसेज हैं उसमें काम करते होंगे, या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, जैसे संविदा कहते हैं हिंदी में, कॉन्ट्रैक्चुअल कुछ काम होगा इसी तरह के पोस्ट पर, तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। वो जितने साल से काम कर रहे होंगे पर ईयर के हिसाब से उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे लिख रखा है, पर ईयर के हिसाब से 1 साल यदि किसी ने काम किया तो 5 मार्क्स मिलेंगे, किसी ने 3 साल काम किया है तो उसको 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे किया गया, और ये मैक्सिमम 5 साल तक ही चल सकता है। तो 5 × 5 यानी कि 25 मार्क्स तक उसको मैक्सिमम दिया जा सकता है। ठीक है, कार्य अनुभव के आधार पर यानी कि एक्सपीरियंस के आधार पर। और ऐसे जो मेनली इन लोगों का जो चयन करने का तरीका है, मेरिट लिस्ट वगैरह सब तो जारी करते हैं, तो मेरिट लिस्ट जारी करने का इनका एक अलग तरीका है। इसे ये कहते हैं अंकों की अधिमान्यता। अधिमान्यता क्या होती है वो मैं आपको एक यदि रफ आइडिया दे दूं। अधिमान्यता कुछ ऐसा होता है, ऐसे ज़्यादा समझ आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला दे रखा है, आप देखिए। तो इस फॉर्मूला को मैं इजी करके बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए टोटल आपको पहले ही बता रखा कि 150 मार्क्स का है। 150 मार्क्स में यदि मान लीजिए आपने 100 मार्क्स
पाया। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। 100 मार्क्स मिला आपको कितने में, 150 मार्क्स में। तो इसका पहले परसेंटेज बना दिया जाएगा, ये बनाएगा परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद इसको 0.75 से ये मल्टीप्लाई करता है। यहाँ देखिए इसमें मेंशन कर रखा है कि 0.75 से गुणा किया जाएगा। 0.75 से मल्टीप्लाई करके अधिमानता अंक निकालता है। तो यदि मैं इसे 0.75 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास आता है 50। तो यदि आपने 150 में 100 मार्क्स ले आया तो आपकी जो अधिमानता अंक होगी वो होगी 50। तो ये कुछ इस तरह से इसका एक अपना फैक्टर है अधिमानता अंक निकालने का। ये क्या है वो आप लोग बाद में खुद ही जान जाएंगे जब आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। नहीं जाने पर तो कोई देखता भी नहीं है क्या है नहीं है। तो आप ट्राई करें कि आप एग्ज़ाम अच्छे से दें ताकि आप ये जो इसकी मार्किंग मेथड है वो भी आप समझ पाएंगे अच्छे से। तो ये छोटी सी बात थी, इसको लेकर के ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पर देखिए इसके नोटिफिकेशन में भी दे रखा है 150 मार्क्स की होगी टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। ठीक है, 4 मार्क दिए जाएंगे और 1 मार्क की जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 घंटे 15 मिनट का टाइम होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ठीक है, और अंग्रेज़ी जो है ज़्यादा मान्य होगा यदि कोई क्वेश्चन वगैरह गलत हो जाता है तो। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो भी दे रखा है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए देख लीजिए 40%, 36%, 34%, 32 ऐसे दे रखा है। यूआर के लिए एटलीस्ट आपको 40% लाना ही होगा, तभी आपका पेपर जो है चेक किया जाएगा या फिर आप अगले प्री मेंस के लिए बैठ पाएंगे। शुल्क वगैरह हम लोगों ने देख ली, आगे चलते हैं। आगे एग्ज़ाम पैटर्न्स, इसमें किस तरह के पूछे जाएंगे। इसमें एक चीज़ और मेंशन कर रखा है कि यदि 40,000 बच्चों से अधिक इस फॉर्म को भरते हैं तो ही इसका एग्ज़ाम आयोजित करवाया जाएगा, इससे कम होने पर एग्ज़ाम नहीं करवाया जाएगा। वैसे आजकल तो 50 पोस्ट के लिए 5 लाख बच्चे आवेदन करते हैं, तो यहाँ तो इतने सारे हैं तो कर ही लेंगे 4, 5, 10 लाख। इसके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ऑलमोस्ट बिहार सीजीएल जो होता है या बिहार एसएससी ऑलमोस्ट उसी के जैसा है, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन दिख जाएगा, सामान्य विज्ञान और गणित दिख जाएगा, रीजनिंग जो होता है वो दिख जाएगा। इसमें हिंदी दिखेगा आपको। जैसे एसएससी का सीजीएल जो होता है उसमें इंग्लिश दिखता है, तो इसमें इंग्लिश तो नहीं रहेगा लेकिन मेंस में हिंदी रहता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करें। करंट अफेयर्स से भी रहेगा, जैसे वैज्ञानिक करंट अफेयर्स से भी कुछ रहेगा, जैसे वैज्ञानिक अलग तरह तरह के, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो रहता है ऑलमोस्ट, यहाँ भी वही ऐसा ही कुछ रहेगा। जैसा कि इसमें मैथ्स में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि नंबर सिस्टम से रहेगा, परफेक्ट नंबर से रहेगा, डेसिमल फ्रैक्शंस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, ये सब छोटी छोटी टॉपिक्स जो भी हैं। इसमें आप गौर करेंगे तो एक चीज़ नहीं लिखा हुआ है, एडवांस मैथ मुझे नहीं लगता कि इसमें रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एटीसी भी नहीं लिख रखा है। तो थोड़ा संभल के तैयारी करना है, क्योंकि इसमें एडवांस मैथ का जिक्र कहीं नहीं है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में वही बाकियों जैसा ही रीजनिंग भी रहेगा, इसमें कुछ अलग नहीं रहेगा। ऑलमोस्ट एकदम 90-95% सेम ही रहेगा। जो 1-2 कुछ अलग दे दे तो वो आप लोग प्रीवियस पैटर्न को देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। ये सारे प्री के सिलेबस थे। मेंस में कुछ डिफरेंट हो जाता है। मुख्य परीक्षा 2 पत्र में होंगे। मेंस का एग्ज़ाम 2 पेपर में होता है, एक तो हिंदी और दूसरा जिसमें बाकी सारे होते हैं। तो हिंदी पहले वाले पेपर में क्या होता है, हिंदी जो होता है, यानी कि परीक्षार्थी को इसमें 30% यानी कि 30% या उससे अधिक लाना ही होगा, तो ही उसका दूसरा पेपर जो है ये वाला इवैल्यूएट किया जाएगा। पहले ये चेक किया जाएगा, यदि आपने 30% एटलीस्ट ले आया हो फिर आपका दूसरा पेपर जो है चेक किया जाएगा। तो दूसरे पेपर में बाकी वैसा ही है जैसे कि आपका प्री में था, सामान्य अध्ययन, विज्ञान और गणित और रीजनिंग। यदि आपको रिजर्वेशन के लिए कुछ चाहिए
जैसे कि आप EWS वगैरह कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर BC EBC ST SC, तो आपको अपने सर्टिफिकेट को बिफोर डेडलाइन बनाना ही पड़ेगा। बना लेने से अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में इशू क्रिएट होने पे कोई सुनने वाला रहता नहीं है। इसमें एक चीज़ अच्छी मेंशन कर रखी है, यदि आप उस समय आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो सर्टिफिकेट यदि आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट UR में कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे कि CGL के थ्रू अब क्या हो गया है, यदि आपने पहले ही OBC फिल कर रखा है, बाद में यदि आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए OBC सर्टिफिकेट, तो ऐसा नहीं है कि आपको UR में कंसिडर किया जाएगा, नहीं, आपको सीधा ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दे रखा है कि यदि आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं अपने जो भी जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो सर्टिफिकेट यदि आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो आपको UR में कंसिडर किया जाएगा। और हाँ, उस केस में यदि आप UR के कट ऑफ को क्लियर नहीं कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बाहर हो जाएंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट तो ऐसा कुछ है नहीं जो मैं भूल गया हूँ। ऑलमोस्ट मैंने सारी ही चीज़ें बता रखी हैं आपको, डेट वगैरह आपने देख ली है पहले ही। सो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने कवर कर ली हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in, आप वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगे और कुछ ऐसा यदि इन्फॉर्मेटिव हो जो कि आपके दोस्तों की भी हेल्प कर सके तो आप उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।